हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म हमारे 11th एनसीईआरटी के चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में दिया हुआ है। वैसे तो अर्थवॉर्म और फ्रॉग हमारे 11th बोर्ड एंड नीट के सिलेबस में नहीं है, बट बच्चों ये कहना हमारे लिए थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि इन टॉपिक से, चाहे वो अर्थवॉर्म हो, चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे कॉकरोच हो, हर साल नीट में कई क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और बच्चे फिर वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर हमें ये टॉपिक पढ़ना ही नहीं था तो उसके क्वेश्चंस आ ही क्यों। तो बच्चों, जब हम पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो उसमें जो भी टॉपिक्स हैं, आइदर अर्थवॉर्म और कॉकरोच और फ्रॉग, तो हमें इन टॉपिक्स को भी कवर करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी अर्थवॉर्म। उस टॉपिक में हम अर्थवॉर्म की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिडा। अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिडा। और जब भी फाइलम एनेलिडा की बात आती है तो वहां पर एक वर्ड डिस्कस किया जाता है दैट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है बच्चों, तो वहां पर हम ये वर्ड यूज करते हैं। और जब भी हम रेनी सीजन में अर्थवॉर्म को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अर्थवॉर्म की बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स से मिलकर बनी होती है। बच्चों, अर्थवॉर्म की अगर बात की जाए तो हमारे इंडिया में जो दो मेन स्पीसीज अर्थवॉर्म की देखने को मिलती हैं, द फर्स्ट स्पीसीज इज फेरेटिमा, दैट इज कॉल्ड फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, एंड जो सेकंड स्पीसीज हमको मिलती है देखने को दैट इज लुम्ब्रिकस, दैट इज लुम्ब्रिकस। तो हमारे इंडिया में मोस्टली हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में जो अर्थवॉर्म की दो मेन स्पीसीज देखने को मिलती हैं, वन इज फेरेटिमा एंड वन इज लुम्ब्रिकस। आपने जब भी अर्थवॉर्म देखा होगा रेनी सीजन में देखा होगा, और जिस जगह पर भी देखा होगा वहां पर थोड़ा बहुत वाटर जरूर प्रेजेंट होगा। बच्चों, अर्थवॉर्म समर सीजन और विंटर सीजन्स में हमें दिखाई नहीं देते, तो फिर ये जाते कहां हैं? सडनली ये समर सीजन और विंटर सीजन में जब दिखाई नहीं देते हैं तो सडनली ये रेनी सीजन में कैसे मिल जाते हैं हमको देखने को? तो बच्चों, अर्थवॉर्म इज कंसीडर्ड एज अ fossorial animal. Now what is fossorial animal? जो ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंडर सरफेस पर रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उनके अंदर रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? फॉसोरियल। तो बच्चों, अर्थवॉर्म सॉइल की जो जस्ट अपर सरफेस होती है, अंडर सरफेस, उस सरफेस पर पाए जाते हैं। और जैसे ही रेनी सीजन आता है उनके लिए कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं, वो उन छोटे गड्ढों से बाहर निकलकर आ जाते हैं। क्लियर दिस थिंग? बच्चों, छोटे छोटे गड्ढे बनाकर रहना अर्थवॉर्म के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, बट हमारे फार्मर्स के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। हमारे जो भी क्रॉप फील्ड एरिया होते हैं वहां पर अर्थवॉर्म छोटे छोटे गड्ढे बनाकर रहते हैं, जिससे बेनिफिट क्या होता है? उन छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एक प्रॉपर स्पेस डेवलप होता है, वहां पर प्रॉपर एयर, प्रॉपर वाटर कलेक्ट होता है, और वो प्रॉपर एयर और वाटर का कलेक्शन प्लांट की ग्रोथ के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होता है, बिल्कुल ही परफेक्ट होता है। दैट्स वाई हम अर्थवॉर्म को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब
अगर आपको अर्थवॉर्म को किसी भी एरिया में सर्च करना है तो आप कैसे सर्च करोगे कि उस एरिया में सॉइल के नीचे अर्थवॉर्म है कि नहीं है? तो बच्चों ध्यान दो, जैसे ये एक सॉइल सरफेस है, यहां पर छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं। अब हमको नहीं पता कि यहां पर अर्थवॉर्म है कि नहीं है, बट आप इन गड्ढों के बाहर देखोगे, सॉइल की अपर सरफेस पर देखोगे तो यहां पर आपको अर्थवॉर्म का फीकल मैटर देखने को मिलेगा। यहां पर आपको अर्थवॉर्म का फीकल मैटर देखने को मिलेगा, जो ये कंफर्म करेगा कि अर्थवॉर्म सॉइल के अंडर सरफेस पर प्रेजेंट है। तो अगर हमें अर्थवॉर्म को किसी भी फील्ड एरिया में सर्च करना है तो उनको सर्च करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे सिंपल तरीका बच्चों ये है कि अर्थवॉर्म जिस भी सॉइल सरफेस पर पाए जाते हैं वहां पर आसपास उनका फीकल मैटर देखने को मिलेगा, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं वॉर्म कास्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? वॉर्म कास्टिंग। क्लियर दिस पॉइंट? तो फर्स्ट थिंग, अर्थवॉर्म की कौन कौन सी वैरायटीज हमारे इंडिया में आसपास पाई जाती हैं? फेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस। अर्थवॉर्म किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है? इट्स अ फोसोरियल। ये सॉइल के अंदर गड्ढे बनाकर रहता है। और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अर्थवॉर्म कहां पर है, कहां पर नहीं है? उस सॉइल सरफेस पर हमें उसके फीकल पैलेट्स या फीकल मैटर या उसकी बॉडी से निकला अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों? वॉर्म कास्टिंग। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों? वॉर्म कास्टिंग। क्लियर ये पॉइंट्स? आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अर्थवॉर्म को देखा होगा। अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है, अर्थवॉर्म का जो बॉडी कलर होता है, दैट इज रेडिश ब्राउन। कैसा होता है बच्चों? रेडिश ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर। लाइट ब्राउन कलर। The pigment which is responsible for this color of earthworm, the pigment which is responsible for this color of earthworm is porphyrin. अर्थवॉर्म की बॉडी में पोरफायरिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से अर्थवॉर्म का कलर या तो लाइट ब्राउन या रेडिश ब्राउन होता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अर्थवॉर्म में बच्चों हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। When we will discuss circulatory system of earthworm, then we will discuss about hemoglobin. But हमें यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि अर्थवॉर्म का जो भी कलर हमको दिखाई देता है, that is due to porphyrin pigment. That is due to porphyrin pigment. Clear this thing? अब देखो बच्चों, जब भी आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। हम उन छोटे छोटे सेगमेंट्स को पहले बनाते हैं, फिर हम अर्थवॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं यहां पर आपके लिए 80 to 120 जो कि नॉर्मल अर्थवॉर्म में सेगमेंट्स पाए जाते हैं उतने ड्रॉ तो नहीं कर सकता, बट हां आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीजें बना सकते हैं। देखो बच्चों, अर्थवॉर्म की बॉडी जो होती है वो 80 to 120 सेगमेंट्स, एवरेज 100 सेगमेंट्स, 90, 95 इतने सेगमेंट्स हर अर्थवॉर्म की, मैच्योर अर्थवॉर्म की बॉडी में पाए जाते हैं। अब सपोज करिए ये एक अर्थवॉर्म बना हुआ है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि अर्थवॉर्म की डॉर्सल सरफेस कौन सी है और वेंट्रल सरफेस कौन सी है। अब पहले तो मैं आपको डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस को एक्सप्लेन करता हूं। जो हमारा बैक पोर्शन है दैट इंडिकेट डॉर्सल सरफेस, जो हमारा फ्रंट है दैट रिप्रेजेंट वेंट्रल सरफेस। अगर हम जस्ट अपोजिट ऐसे लाइंग डाउन पोजीशन में हैं तो दैट इज डॉर्सल, दैट इज वेंट्रल।
क्लियर, जस्ट इन्वर्टेड। तो बच्चों यहां पर अर्थवॉर्म की आप डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अर्थवॉर्म की डॉर्सल सरफेस पर जब हम अर्थवॉर्म को देखते हैं तो अर्थवॉर्म की डॉर्सल सरफेस पर हमें एक डार्क रेड कलर की लाइन दिखाई देती है, दैट इज ब्राउनिश कलर लाइन। ये हमको डॉर्सल सरफेस पर दिखाई देती है और ये लाइन इंडिकेट करती है कि दैट इज द डॉर्सल सरफेस ऑफ अर्थवॉर्म, दैट इज द डॉर्सल सरफेस ऑफ अर्थवॉर्म। अब ये लाइन क्यों प्रेजेंट है, ये लाइन बेसिकली किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, तो बच्चों अर्थवॉर्म के डॉर्सल सरफेस पर, अर्थवॉर्म के डॉर्सल सरफेस पर एक ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल ही हमको दिखाई देती है और इसी ब्लड वेसल्स के बिहाफ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं अर्थवॉर्म की डॉर्सल सरफेस को। जब अर्थवॉर्म का डायसेक्शन किया जाता है तब ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हमें अर्थवॉर्म को किस सरफेस से कट करना है, आइदर डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। तो बच्चों डॉर्सल सरफेस ऑफ अर्थवॉर्म is represented by a dark color line which represent dorsal blood vessel. Clear? Just opposite, अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की वेंट्रल सरफेस की, हम अर्थवॉर्म की वेंट्रल सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब आप ध्यान से देखेंगे तो अर्थवॉर्म की वेंट्रल सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं। वो पोर्स कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेंट्रल सरफेस पर बच्चों आपको फीमेल जेनाइटल पोर देखने को मिलेगा, वेंट्रल सरफेस पर आपको फीमेल जेनाइटल पोर देखने को मिलेगा इन सेगमेंट नंबर 14। किस सेगमेंट में, सेगमेंट 14। और साथ ही साथ आपको वन पेयर्ड मेल जेनाइटल पोर देखने को मिलेगा, वन पेयर्ड मेल जेनाइटल पोर देखने को मिलेगा आपको बच्चों 18th सेगमेंट पर। बच्चों नीट लेवल पर अगर अर्थवॉर्म पूछा जाता है तो वहां पर इन सेगमेंट्स का नंबर ही पूछा जाता है कि फीमेल जेनाइटल पोर की लोकेशन क्या होती है, मेल जेनाइटल पोर की लोकेशन क्या होती है। तो ध्यान से देखो, अगर ये सेगमेंट नंबर 14, देन 15, 16, 17, 18, ये कौन सी सरफेस है बच्चों, वेंट्रल सरफेस। तो 14th सेगमेंट पर वेंट्रल सरफेस की मिड लाइन में हमें एक पोर देखने को मिलेगा, दैट पोर विल रिप्रेजेंट फीमेल जेनाइटल पोर। और बच्चों 18th सेगमेंट पर 14, 15, 16, 17, 18th सेगमेंट पर हमें मिड लाइन से थोड़ा साइड में, मिड लेटरल लाइन पर या वेंट्रोलेटरल सरफेस पर हमें मेल जेनाइटल पोर देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की डॉर्सल सरफेस इज आइडेंटिफाइड बाय डॉर्सल ब्लड वेसल एंड वेंट्रल सरफेस is identified by different genital pores. Female genital pore 14th segment, male genital pores
18th सेगमेंट। क्लियर दिस थिंग? नाउ बच्चों, अर्थवॉर्म में अगर हम यहां पर 14th सेगमेंट लेकर चल रहे हैं, 15th सेगमेंट लेकर चल रहे हैं और 16th सेगमेंट, कौन कौन से? 14th, 15th एंड 16th। बच्चों 14th, 15th और 16th सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म कंटेन अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म में 14, 15 और 16 सेगमेंट पर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है ऑन 14th, 15th एंड 16th सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लाइटेलम। क्या कहलाता है बच्चों? क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम इज अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ग्लैंड्स का बना होता है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है। क्या फंक्शन होता है हम आगे चलकर पढ़ेंगे इसको। इट्स अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड 14th, 15th एंड 16th सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। बच्चों इसकी लोकेशन फिक्स है। अगर मेल जेनाइटल पोर 18 सेगमेंट पर है, फीमेल जेनाइटल पोर 14 सेगमेंट पर है, तो इन सारे सेगमेंट्स पर प्रेजेंट पोर्स या स्ट्रक्चर्स की लोकेशन अर्थवॉर्म में फिक्स होती है। तो अर्थवॉर्म में 14th, 15th, 16th सेगमेंट रिप्रेजेंट अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्लाइटेलम। ध्यान से सुनिए बच्चों। अब अर्थवॉर्म की बॉडी को अगर देखा जाए तो अर्थवॉर्म की बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अर्थवॉर्म की बॉडी का वो पार्ट जो क्लाइटेलम के पहले प्रेजेंट है, स्टार्टिंग 13th सेगमेंट्स। एक वो पार्ट जो क्लाइटेलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 14th, 15th एंड 16th सेगमेंट। और एक वो पार्ट जो 16th सेगमेंट से लेकर लास्ट तक है। यस और नो? 3 पार्ट्स अर्थवॉर्म की बॉडी में रिप्रेजेंट होते हैं, 14th, 15th, 16th, that is represented by clitellum. Then 17th segment to last segment, that is called postclitellum. बच्चों क्या कहलाता है? postclitellum। और starting 13th segment, starting 13 segments, that is called preclitellum. That is called preclitellum. So this is about external morphology of earthworm. क्या क्या बच्चों पॉइंट्स? Pheretima lumbricus, 2 varieties. Earthworm is a fossorial organism. Worm casting represent fecal matter of earthworm. फिर हमने डिस्कस किया अर्थवॉर्म का बॉडी का कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। देन डिवीजन ऑफ अर्थवॉर्म बॉडी इनटू 3 पार्ट्स, प्रीक्लाइटेलर और क्लाइटेलम एंड पोस्टक्लाइटेलम। क्लियर? अब देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अर्थवॉर्म की बॉडी में जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, फर्स्ट सेगमेंट, दैट segment cover mouth. This one is a mouth, opening of alimentary canal, mouth. That first segment which covers, which surround the mouth, that segment is called peristomium. बच्चों पेरी का मतलब होता है एट पेरीफेरी, एट सराउंडिंग, और स्टोमियम मीन्स ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज माउथ। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म विच सराउंडिंग द माउथ, दैट इज कॉल्ड पेरीस्टोमियम, दैट इज कॉल्ड पेरीस्टोमियम। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ इस पेरीस्टोमियम पर
एक छोटा सा प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, एक वेज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस वन, दिस वेज लाइक स्ट्रक्चर, this vase like structure is called prostomium. This vase like structure is called prostomium. My dear students, don't confuse with these two terms. First segment is called peristomium. That first segment contain a projection, a vase like structure, that is called prostomium. अब इस वेज लाइक स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन होता है सुनिए ध्यान से। जब अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर गड्ढे बनाते हैं तो ये जो वेज लाइक स्ट्रक्चर है, इट परफॉर्म टू फंक्शंस। फर्स्ट थिंग, ये उस गड्ढे को बनाने में हेल्प करता है, इट एक्ट एज अ वेज और वो सॉइल पार्टिकल्स को हटाता जाता है, फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन, इट इज सेंसरी इन नेचर। आई एम रिपीटिंग, इट इज सेंसरी इन नेचर, इट हेल्प इन सेंसेशन। अब सेंसेशन का यहां पर क्या काम, तो बच्चों जिस सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म गड्ढा बना रहा है उस सॉइल का पीएच, वो सॉइल एसिडिक है, वो सॉइल एल्केलाइन है, या उस सॉइल का नेचर क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन ये प्रोस्टोमियम करता है। तो जो सॉइल अर्थवॉर्म के लिए फेवरेबल होगी, अर्थवॉर्म उसी सॉइल में रहेगा, अदरवाइज वो वहां से स्किप कर जाएगा। क्लियर दिस थिंग? तो दिस प्रोस्टोमियम परफॉर्म टू फंक्शंस, इट हेल्प इन डिगिंग, and second, it act as a sensory structure which you can say identify the chemical nature of soil. Clear these things? Now next point पर हम आते हैं। बच्चों जब आपने देखा होगा अर्थवॉर्म को, तो हम अगर अर्थवॉर्म को ध्यान से देखें तो कुछ टाइम बाद अर्थवॉर्म अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर जाता है। वो बहुत ही स्लोली क्रॉलिंग मूवमेंट करता है। कैसा मूवमेंट करता है? क्रॉलिंग मूवमेंट करता है, थोड़ा मूवमेंट करता हुआ पहुंचता है। दैट मीन्स अर्थवॉर्म की बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे पैर हैं जिनकी हेल्प से अर्थवॉर्म एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, वो छोटे छोटे पैर जो अर्थवॉर्म की बॉडी में अटैच हैं, वो छोटे छोटे पैर जो अर्थवॉर्म की बॉडी में अटैच हैं, दे आर कॉल्ड सीटा। दे आर कॉल्ड सीटा। सीटा आर द काइटिनस स्ट्रक्चर, काइटिन के बने होते हैं। सीटा आर द काइटिनस स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। बच्चों ये सीटा हर सेगमेंट में पाए जाते हैं। दे आर एस शेप्ड स्ट्रक्चर, दे आर एस शेप्ड स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सेगमेंट। आई एम टेलिंग मोस्ट ऑफ द सेगमेंट। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर मैंने क्लाइटेलम रीजन पर सीटा नहीं बनाए, यहां पर मैंने फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम में भी सीटा नहीं बनाया। सीटा इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म एक्सेप्ट फर्स्ट सेगमेंट, क्लाइटेलम एंड लास्ट सेगमेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग, सीटा आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म एक्सेप्ट फर्स्ट सेगमेंट, क्लाइटेलम एंड लास्ट सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट, क्लाइटेलम और लास्ट सेगमेंट को छोड़कर अर्थवॉर्म हर जगह सीटा प्रेजेंट होते हैं। अर्थवॉर्म में हर जगह सीटा प्रेजेंट होते हैं। क्लियर दिस थिंग? एंड दैट सीटा हेल्प इन लोकोमोशन, दैट सीटा हेल्प इन लोकोमोशन। बच्चों सीटा के साथ साथ
अर्थवॉर्म में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। जैसे ऊपर स्किन होती है, उसके नीचे मसल्स होती हैं। तो फाइलम एनेलिडा या अगर हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले दोनों टाइप की मसल्स, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसी फाइलम में देखने को मिली हमको। और सीटा के साथ साथ इन मसल्स का भी रोल होता है लोकोमोशन में। क्लियर दिस थिंग? सो दिस वन अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवॉर्म। अगर आपको यहां पर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। क्लियर ये पॉइंट? अब बच्चों हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। किस सिस्टम की? डाइजेस्टिव सिस्टम की। क्लियर ये पॉइंट? थैंक यू बच्चों। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। जैसा कि आपको यहां पर डायग्राम दिख रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। बच्चों अर्थवॉर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करने से पहले हम कुछ जनरल चीजें जान लेते हैं। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, अर्थवॉर्म सॉइल के अंडर सरफेस पर रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है अर्थवॉर्म का जो फूड होगा, जो फेवरेट फूड होगा, वो भी कहीं ना कहीं सॉइल में प्रेजेंट होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थवॉर्म का जो फेवरेट फूड है वो है हमारे ट्रीज की नीचे सॉइल सरफेस पर गिरी हुई लीव्स। डिकेइंग लीव्स इज द फेवरेट फूड फॉर अर्थवॉर्म। और बच्चों हमारे सॉइल की सरफेस पर जो भी डिकेइंग लीव्स, ट्विग्स और एनिमल मैटर प्रेजेंट होता है, दैट इज द फेवरेट फूड फॉर अर्थवॉर्म। और बच्चों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अर्थवॉर्म उस डिकेइंग लीव्स को, ट्विग्स को, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके एक बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोड्यूस करता है। दैट इज, फर्स्ट टाइम हम डाइजेस्टेड प्रोडक्ट के बाद, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट तो अपने आप में अच्छा होता है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, बट हम बात कर रहे हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल की, हम बात कर रहे हैं फीकल मैटर की। फर्स्ट टाइम मैं ये बोल रहा हूं कि फीकल मैटर भी अच्छा होता है। बच्चों अर्थवॉर्म के केस में जो फीकल मैटर होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमस, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। और बच्चों ह्यूमस is the best soil for the growth of plants. Humus is the best soil for the growth of plants. Humus बच्चों जब अर्थवॉर्म डिकेइंग लीव्स को, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, ब्रेक करता है और उसे ह्यूमस में कन्वर्ट करता है, तो दैट ह्यूमस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये काम कौन कर रहा है? अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म के लिए तो वो अनडाइजेस्टेड फूड है, बट अगर हम फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थवॉर्म का फूड। अर्थवॉर्म का फूड है बच्चों डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो भी एनिमल्स के डेड रेमिनेंट्स हैं, दैट इज फूड फॉर अर्थवॉर्म। बच्चों फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मींस इट स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड कंप्लीट इनटू एनस, कंप्लीट इनटू एनस। अब हम बात करते हैं एक एक करके यहां पर अर्थवॉर्म के बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम की। जैसा कि बच्चों यहां पर नंबरिंग दी हुई है, इस नंबरिंग का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है अर्थवॉर्म को लेकर। अर्थवॉर्म पर जब भी क्वेश्चंस आते हैं इन नंबरिंग से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखो बच्चों यहां पर जो ये ओपनिंग होगी दैट विल बी माउथ, दैट विल बी माउथ, एंड माउथ इज कंसीडर्ड एज अ
ओपनिंग फॉर बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। तो बच्चों यहां पर जो फर्स्ट टू 3 सेगमेंट हैं दैट रिप्रेजेंट बक्कल कैविटी, दैट रिप्रेजेंट बक्कल कैविटी। तो अर्थवॉर्म में अगर हम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी की बात करते हैं बच्चों, तो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी की लोकेशन होती है अर्थवॉर्म में फर्स्ट टू 3rd सेगमेंट, and the opening of oral cavity is called mouth. Opening of oral cavity is called mouth. अर्थवॉर्म का माउथ कंटिन्यू करता है और ओपन होता है फेरिंग्स में। किसमें बच्चों? फेरिंग्स। तो यहां पर जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा दैट रिप्रेजेंटिंग फेरिंग्स। इसके बाद बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं फेरिंग्स के बाद की, तो फेरिंग्स ओपनिंग इनटू फूड पाइप। फूड पाइप को हम और क्या बोलते हैं बच्चों? ईसोफेगस। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। यहां पर ईसोफेगस सेगमेंट 5th से लेकर सेगमेंट 7th तक रन करती है। फेरिंग्स का थोड़ा सा ही पोर्शन रहता है और फेरिंग्स कंटिन्यू कर जाती है एज अ ईसोफेगस। तो अगर हम बात कर रहे हैं लोकेशन ऑफ ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस की लोकेशन होती है बच्चों सेगमेंट 5th to 7th। आफ्टर ईसोफेगस elementary canal of earthworm contain a specific structure. That specific structure is called gizzard. That specific structure is called gizzard. बच्चों gizzard की लोकेशन होती है 8th सेगमेंट से लेकर 9th सेगमेंट। बट अगर आपको इन दोनों सेगमेंट्स में भी ऑप्शन लेना पड़े कि विच सेगमेंट इज मोर करेक्ट, आइदर 8th सेगमेंट और 9th सेगमेंट, देन योर आंसर विल बी 8th सेगमेंट। तो बच्चों गिजर्ड की जो लोकेशन है अर्थवॉर्म के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दैट इज सेगमेंट नंबर 8 to 9। अर्थवॉर्म माउथ की हेल्प से डिकेइंग लीव्स को अंदर लेता है। वो लीव्स फेरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस तक पहुंचती हैं और जब वो लीव्स और ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल पार्टिकल्स जब ईसोफेगस से गिजर्ड में आते हैं बच्चों, गिजर्ड का फंक्शन होता है उस मटेरियल को ग्राइंड करना, उस मटेरियल को मिक्स करना। तो द मेन रोल इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज डन बाय गिजर्ड। क्लियर दिस थिंग? जो फंक्शन हमारे टीथ करते हैं, हमारे टीथ क्या करते हैं? जब हम फूड लेते हैं तो हमारे टीथ उस फूड को प्रॉपरली च्यू करते हैं, तब हम उस फूड को इनगल्फ करते हैं या स्वॉलो करते हैं। सिमिलरली ये फंक्शन अर्थवॉर्म में कौन करता है बच्चों? गिजर्ड करता है। और गिजर्ड की लोकेशन क्या है? सेगमेंट नंबर 8 और 9th के बीच में। क्लियर? आफ्टर गिजर्ड नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवॉर्म इज स्टमक। हम स्टमक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टमक की जो लोकेशन है बच्चों दैट इज फ्रॉम 9th सेगमेंट टू 14th सेगमेंट। From 9th segment to 14th segment. That is the location of stomach. Stomach of earthworm. Stomach of earthworm contain calciferous glands. earthworm के बच्चों स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? कैल्सीफेरस ग्लैंड्स। और बच्चों इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन, इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन सॉइल में डिकेइंग लीव्स में जो आपका ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट होता है
उस ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है कैल्सीफेरस ग्लैंड्स का सिक्रीशन। कैल्सीफेरस ग्लैंड्स का सिक्रीशन बच्चों उस ह्यूमिक एसिड को जो सॉइल में प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्लियर दिस थिंग? नाउ सेगमेंट 15th ऑनवर्ड्स, यहां से बच्चों स्टार्ट होती है इंटेस्टाइन, यहां से लास्ट सेगमेंट तक 15th सेगमेंट ऑनवर्ड्स टू लास्ट सेगमेंट तक इंटेस्टाइन रहती है। बट अर्थवॉर्म के इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो 3 पार्ट हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अगर हम बात कर रहे हैं सेगमेंट 15 से लेकर 25th तक की, सेगमेंट 15 से लेकर 25th तक, तो इस पार्ट को बच्चों हम नाम देते हैं प्री टिफ्लोसोल। क्या नाम देते हैं बच्चों? प्री टिफ्लोसोल। दैट इज द रीजन फ्रॉम सेगमेंट 15th to 26th और 25th। नाउ व्हाट इज टिफ्लोसोल, अभी हम डिस्कस करते हैं बच्चों। 26th सेगमेंट ऑनवर्ड्स, 26th सेगमेंट ऑनवर्ड्स बच्चों जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड टिफ्लोसोल। सेगमेंट 26 से लेकर लास्ट, अगर आप बच्चों ध्यान से देखो यहां पर, अगर हम बात कर रहे हैं किसी अर्थवॉर्म की जिसमें 100 सेगमेंट्स हैं, तो उसके लास्ट 20 to 25 सेगमेंट्स को अगर हम छोड़ दें तो उसमें कितने सेगमेंट्स बचे? 75। और अगर हम सेगमेंट्स लेकर चल रहे हैं 120 तो उसमें कितने बचे? 25 सेगमेंट्स को छोड़कर 95। तो 26 से लेकर 95 सेगमेंट तक और 75 सेगमेंट तक जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड टिफ्लोसोल। क्लियर दिस पॉइंट? तो टिफ्लोसोल एग्जिस्ट फ्रॉम 26 टू द सेगमेंट एक्सेप्ट लास्ट 25, एक्सेप्ट लास्ट 25 सेगमेंट्स। तो बच्चों अर्थवॉर्म की जो इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्री टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल एंड पोस्ट टिफ्लोसोल। अर्थवॉर्म की इंटेस्टाइन को बच्चों हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल एंड पोस्ट टिफ्लोसोल। अब देखो बच्चों, अगर हम टिफ्लोसोलर रीजन की इंटेस्टाइन की वॉल का क्रॉस सेक्शन देखें, अगर हम टिफ्लोसोलर रीजन की इंटेस्टाइन की वॉल का क्रॉस सेक्शन देखें तो यहां पर हमें, जैसे हमारी इंटेस्टाइन में विलाय लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सिमिलरली अर्थवॉर्म की एलिमेंट्री कैनाल में वो पार्ट, वो रोल जो हमारी बॉडी में विलाय प्ले करते हैं, दैट रोल इज प्लेड बाय टिफ्लोसोल। तो टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवॉर्म इज इक्वल टू विलाय ऑफ ह्यूमन बीइंग। दे ओनली एंड ओनली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्लियर दिस थिंग बच्चों? तो जो इंटेस्टाइन है 15 to 25 और 26 तक प्री टिफ्लोसोल,
26 से लास्ट सेगमेंट 25 छोड़ दो, उस सेगमेंट तक टिफ्लोसोल एंड लास्ट 25 सेगमेंट्स में पोस्ट टिफ्लोसोल। अब देखो बच्चों, यहां पर ये जो आपको प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, दीज प्रोजेक्शंस, इनकी लोकेशन पूछी जाती है। देखो बच्चों, ये प्रोजेक्शंस अराइज हो रहे हैं 26 सेगमेंट से और ये आगे जा रहे हैं 22nd और 21st सेगमेंट तक। तो बच्चों, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल सीका। ये इंटेस्टाइनल सीका इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करते हैं, जो आने वाले फूड में प्रॉपर मिक्स होकर उसका डाइजेशन करते हैं। अर्थवॉर्म में डाइजेस्टेड फूड टिफ्लोसोलर रीजन में एब्जॉर्ब हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। बच्चों, जब अर्थवॉर्म सॉइल का डीकॉम्पोजिशन करता है, जब अर्थवॉर्म सॉइल का डीकॉम्पोजिशन करता है, तो उस केस में अर्थवॉर्म के लिए एक नाम दिया गया है। अर्थवॉर्म इज सेड टू बी डेट्रीवोर्स। अर्थवॉर्म को बच्चों हम क्या बोलते हैं? डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो डेट्रिटस का ब्रेकडाउन करता है। जो भी मैंने वर्ड यूज किया, डिकेइंग लीव्स, ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज बेसिकली कॉमनली कॉल्ड डेट्रिटस। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? डेट्रिटस। और जो ऑर्गेनिज्म डेट्रिटस पर फीड कर रहा है, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डेट्रीवोर्स। बच्चों, I am repeating all the points again. Earthworm digestive system, location of buccal cavity, 1st to 3rd segment, esophagus 5th to 7th segment, gizzard 8 to 9th segment, stomach, intestine 9 to 14 stomach, 15 onwards intestine. Intestine को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, प्री टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल एंड पोस्ट टिफ्लोसोल। और इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल सीका अराइज होते हैं 26 सेगमेंट से और 22nd सेगमेंट तक वो रन करते हैं। टिफ्लोसोल्स आर इक्वल टू विलाई ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और गिजर्ड का फंक्शन, जो फंक्शन हमारे ह्यूमन की बॉडी में टीथ करते हैं, क्रशिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, दैट इज डन बाय गिजर्ड। क्लियर दिस थिंग? इफ यू गाइज स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, यू कैन आस्क इन कमेंट्स। क्लियर? थैंक यू सो मच। बच्चों, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा, दैट विल बी रिलेटेड विद circulatory system of earthworm. We will discuss in detail that topic also. Okay, thank you so much. God bless you.